तो मैंने आपको बताया था कि स्किन डेप्थ क्या होता है। अब हम उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट हैं उनके बीच में क्या मैग्नीट्यूड वाइज क्या रिलेशन है, और हम एक इम्पीडेंस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि जो डेल ऑपरेटर होता है वो इक्विवेलेंट होता है आई के। तो अगर आपको कहीं पर डेल को यूज करना है तो इसकी जगह पे आप आई के को यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको कहीं डेल क्रॉस लेना है तो इसका मतलब है आप वहाँ पर आई के का क्रॉस ले सकते हैं। अगर आपको डेल डॉट लेना है किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, इसका मतलब आप वहाँ पर आई के डॉट इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस डेल का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये एक ऑपरेटर जैसा इक्विवेलेंस ऑपरेटर है हमारे पास। अब हम शुरुआत करते हैं फैराडे लॉ के साथ में। तो फैराडे लॉ क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी बाई डेल टी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस लॉ को देखें कि डेल क्रॉस को हम इसको इक्विवेलेंसी देखें तो ये हो जाएगा आई के क्रॉस ई। क्या किया आपने? डेल को इस तरह से लिख दिया इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी बी। वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी नॉट ई की पावर आई, कोई प्रोपोगेशन कांस्टेंट जैसे के है, मान लो जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, ओमेगा टी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर कहीं पर डेल बी बाई डेल टी लिखा है तो इसका मतलब आपको टाइम डेरिवेटिव लेना है इसका। तो आप बी नॉट हो जाएगा ई की पावर ऐसे के वैसे रह जाएगी, हो जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ आई के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये इस पूरे क्वांटिटी को हम फिर से वेक्टर बी कह दें, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, देखो ये तो जेड के साथ है, स्पेस के साथ, टाइम के साथ कोई है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस आई ओमेगा, इस ओमेगा के साथ ये माइनस और आई ऑलरेडी आपके पास है। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ आपके पास डेल बी बाई डेल टी है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास है रिलेशन आई के क्रॉस दिस माइनस आई ओमेगा बी। ओके, ये हमारे पास एक तरह का रिलेशन आ गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ एक माइनस ऑलरेडी था और ये माइनस होगा तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, और ये आई कैंसिल हो जाएगा। अब हम मान लें कि लेट जो k है इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखें k और इसका यूनिट वेक्टर लिख दें n। किसी भी वेक्टर को हम एक मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में इस प्रोडक्ट के साथ में लिख सकते हैं। ये हमारी बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा n क्रॉस e और k हमारा बाहर आ गया इज इक्वल टू ओमेगा बी। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हो, तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो k वैसे रह जाएगा, आप वेक्टर n क्रॉस e कर दो और ओमेगा ऐसा रह गया, b का मैग्नीट्यूड ले लो। इससे क्या हो जाएगा, आप लिखोगे k तो वैसे है, यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा n कैप, ये हो जाएगा e और साइन 90 डिग्री बराबर ओमेगा b। अब हम यहाँ पर साइन 90 ये 1 हो गया और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये k टाइम मॉड ऑफ e यानी मैग्नीट्यूड e का बराबर ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अच्छा, आपने पढ़ा है कि किसी वेव के लिए v बराबर जो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो अगर v है तो 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर 2 पाई ओमेगा और ये हो जाएगा लेमडा बाई के। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं तो c आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी c है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन पाते हैं ओमेगा इज इक्वल टू सी के।
एक्चुअली ओमेगा और सी के बीच का जो रिलेशन होता है इसको हम डिस्पर्सन रिलेशन कहते हैं। ये एक डिस्पर्सन रिलेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ आपके पास हो गया के ई इज इक्वल टू सी टाइम के बी, यहाँ से के कैंसिल हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकला है, ई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सी टाइम लार्जर होता है किसके मैग्नीट्यूड के, सी टाइम लार्जर होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है ये लार्ज होता है, या कह लो डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ई और बी के बीच का एक रिलेशन है। अब हम इसी के साथ अब हम एक और ई और बी के बीच का रिलेशन प्रूफ कर सकते हैं जिसको कि हम नाम देते हैं वेव इम्पिडेंस। वेव इम्पिडेंस क्या होता है? वेव इम्पिडेंस डिनोट करते हैं इसको जेड के साथ में, जेड नॉट के साथ में, और ये जो होता है वो असल में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो होता है। अब आप कहोगे एच क्या हो गया? तो एच जो होता है वो बी के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है। जो बी बराबर होता है उसको हम म्यू टाइम एच डिफाइन करते हैं। ये एक तरह से डिफाइन करने का तरीका है। तो बी को अगर आप कहते हो कि मैग्नेटिक इंडक्शन है तो जो आपका एच होता है वो होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आप देख रहे हो यहाँ पर परमिएबिलिटी के फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे एच से तो आपको बी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने पता किया कि ई बाई एच जो होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस या वेव इम्पिडेंस कहते हैं। क्यों ऐसा, इसका नाम वेव इम्पिडेंस क्यों हुआ? इसका सिंपल सा है, इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करो, इसके डायमेंशन को देखो। ई जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट पर मीटर से, एच जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर पर मीटर से। तो जब आप कहीं ई बाई एच कर रहे हो यानी इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो ले रहे हो तो ये हो जाएगा वी बाई एम अपॉन आई बाई एम। एम एम कैंसिल हो गया, वी अपॉन आई। ओम का लॉ क्या है? वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी बाई आई जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा। तो इसका जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है। इन जनरल रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इम्पिडेंस। अपोजिशन ही है एक तरह का इम्पिडेंस। तो आप कहोगे कि आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि जो ई बाई एच का जो रेशियो है इसका जो यूनिट है ये इम्पिडेंस का यूनिट है, और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम वेव इम्पिडेंस कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसके लिए आपके पास रिलेशन क्या है? आपके पास रिलेशन है ई बाई बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये रिलेशन है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंस सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वेव इक्वेशन में हमने समझा है। अब चूंकि फ्री स्पेस में सारी बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर म्यू नॉट से इधर और म्यू नॉट से इधर डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं, म्यू नॉट से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि हम मान लें एच जो है इवन म्यू बी को हम ना करें, डिवाइड ना करें, इसको हम ऐसे करें। डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, हमें करना होगा इसको मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया और b हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, इसको लिख सकते हो E बराबर b बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट कर दें, बेहतर होगा क्योंकि फ्री स्पेस है, म्यू नॉट c। ठीक है, E बराबर b अपॉन म्यू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बाई एच बराबर म्यू नॉट, और म्यू नॉट C की वैल्यू आप उठा के ये रख दो तो ये जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये म्यू नॉट इसको कैंसिल करेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट म्यू नॉट। तो अल्टीमेटली E बाई एच जो है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का रेशियो मतलब डायमेंशन रखता है, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कितनी होती है, इसको हम रखें अगर जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है तो E बाई एच ये हो जाएगा अंडर रूट
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इन सबको जब घटा वटा के सब काट कूट के आप रखोगे तो ये आ जाता है 377 ओम। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, और वो इम्पीडेंस जो है वो 377 ओम है। तो दो रिलेशन हमने यहाँ से निकाले, एक तो है कि E और B का जो रेशियो है वो C के बराबर होता है, और दूसरा निकाला कि E/H इसका जो रेशियो होता है इसकी जो डायमेंशन है वो इम्पीडेंस की होती है, इसीलिए इसको हम वेव इम्पीडेंस कहते हैं। और वेव इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है 377 ओम। दीज आर द टू मेन कॉन्सेप्ट्स जो कि हमको समझने थे। अब इसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉसिबली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पूरा डिस्कशन चल रहा है उसका होगा पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, so let me explain what is the meaning of pointing vector। तो अभी हम लोग को बात करनी है पॉइंटिंग थ्योरम की। ओके, तो हमारा टॉपिक होगा पॉइंटिंग थ्योरम। बेसिकली इसको हम एक मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम आपके लिए वो मैथमेटिकल प्रोसेस पूरा करते हैं, देन आई विल गिव द स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। Let us start with the Maxwell equation। Maxwell's equation, हमारे पास एक Maxwell's equation है कि डेल डॉट बी जो है वो 0 होता है, we all know that। और डेल डॉट ई जो है that is the रो अपॉन साइलेंट नॉट। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इज रो, और मान लें कि D इज एप्सिलॉन नॉट E, तो डेल डॉट D इज इक्वल टू रो। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से आपके पास एम्पियर्स लॉ है, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। तो हमारे पास एम्पियर्स लॉ जो है वो क्या कहता है कि डेल क्रॉस B इज म्यू नॉट J म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E ओवर डेल T। अब क्या करें, यहाँ से म्यू नॉट को कॉमन ले लें और डिवाइड कर दें, तो आप लिख सकते हो डेल क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट इज J। यहाँ से म्यू नॉट चला गया, एप्सिलॉन को अंदर कर दें तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल T एप्सिलॉन नॉट E। ओके, जैसे ऑलरेडी आप यहाँ पर देख चुके हो कि D को हम एप्सिलॉन नॉट E डिफाइन कर चुके हैं, तो लेट मी राइट हेयर। तो ये आपके पास हो जाएगा। एक और हम टर्म डिफाइन कर सकते हैं H इज इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट। तो अगर ये है तो हमारे पास डेल डॉट H इज J डेल D ओवर डेल T। ये सब कुछ हमारे इक्वेशंस आ गई हैं। तो फैराडे लॉ हमारे पास क्या है उसको भी लिख लेते हैं। फैराडेज लॉ है हमारे पास, ये सिंपली डेल क्रॉस E इज माइनस डेल B बाई डेल T। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें जब हमारे पास इकट्ठा हो गई हैं, इतने सारे लॉ सब हमने इकट्ठा कर लिए हैं, तो अब एक मैथमेटिकल टर्म देखो। नाउ कंसीडर डेल डॉट E क्रॉस H। क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या है, वो हम आगे समय के साथ समझेंगे। तो हाल फिलहाल आपने E क्रॉस H कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसका डेल डॉट ले लिया। तो यहाँ पर 3 वेक्टर हैं, डेल एक वेक्टर है, E वेक्टर है, H वेक्टर है। तो जब आप इस तरह से 3 वेक्टर्स को एक डॉट एक क्रॉस के साथ ऑपरेट करते हो तो यहाँ पर हम ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह जो फार्मूले होते हैं उनको अप्लाई करेंगे, और हमारा फार्मूला हो जाएगा H डॉट डेल क्रॉस E माइनस E डॉट डेल क्रॉस H।
ठीक है, ये वैसे फॉर्मूला है वेक्टर ए बी क्रॉस सी, इस तरह का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर सी डॉट क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी लिख सकते हो, माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी, इस तरह का एक फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। ओके, सो फाइनली अब इसमें हमें डेल क्रॉस ई की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, यहाँ से पुट कर देंगे। डेल क्रॉस एच की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इसको भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। सो ई क्रॉस एच इज एच डॉट डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी माइनस ई डॉट, ये एक लंबी चौड़ी सी वैल्यू होगी, जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ओके, अभी इसको हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड तो वैसा ही है, यहाँ से हो जाएगा एच डॉट डेल बी बाई डेल टी, माइनस साइन रहेगा, माइनस ई डॉट जे, ये हो गया, माइनस ई डॉट डी बाई डी टी। ठीक है, एच ई ये सब सारी वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर इसको फर्दर थोड़ा सा और क्या कह सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए आप ये देखो, ये एच में है, ये बी में है, तो एक काम हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को बी में कन्वर्ट, एच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, एच तो आपके पास है ही, आप यहाँ पर क्या करो, म्यू से मल्टीप्लाई किया और म्यू से डिवाइड कर दिया। देखो बी में हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, और म्यू रखें या म्यू नॉट रखें, चलो म्यू नॉट रख लेते हैं, कर दिया, ये टी आ गया। ई डॉट जे वैसे का वैसा रह गया। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें एक काम करना होगा, हम यहाँ पर एप्सिलॉन को अगर हटा दें तो ये हो जाएगा ई डॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। हाँ, डी होता है ना, तो यहाँ आपने देखा है कि डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई है, तो एप्सिलॉन को आपने बाहर कर दिया। थोड़ा सा ट्रिक है ये, देख लेना, एक ट्रिक ही हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो माइनस म्यू अगर यहाँ से बाहर हो जाए तो एच डॉट डेल एच, ये बी वेक्टर में है तो डेल टी हो जाएगा, माइनस ई डॉट जे, यहाँ से एप्सिलॉन बाहर हो गया तो ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको म्यू बाहर है, और अगर हम देखें इसको बैक कैलकुलेशन करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल बाई डेल टी ऑफ एच स्क्वायर, ओके, एच स्क्वायर, और यहाँ से हाफ। देखो कैसे हुआ, इस स्टेप से इस स्टेप जरा जाओगे तो जरा इसको देखो एक्सपेंड करके। अगर आपके पास डेल बाई डेल टी ऑफ एच स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 2h डी एच बाई डी टी। अगर हम इनको वेक्टर कह रहे हैं तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो इस एक्स्ट्रा 2 को आने के लिए हमने 2 से ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास h डॉट डी एच बाई डी टी आ जाएगा। ये भी एक स्केलर टर्म है, ये भी एक स्केलर टर्म है। तो इस तरह से हमने इस टर्म को, ये जो ऊपर का टर्म है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा, चूंकि j डॉट ई डॉट जे एक जैसा होता है, हमने ये लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 है, एप्सिलॉन नॉट मिस हो रहा है, यहाँ म्यू नॉट मिस हो रहा है क्योंकि हम म्यू नॉट से डिवाइड कर रहे हैं, इसको जरा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ ई स्क्वायर। ठीक है, ये सारे टर्म जो हैं वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं।
एक चीज़ हमें मालूम है कि अगर वेक्टर ए है और वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कॉस 0 यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहीं लिखा है तो उसको हम ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो भाई इसी चीज़ को यहाँ पे कर दें, माइनस म्यू नॉट बाई 2 डेल बाई डेल टी, एच को लिख सकते हैं एच डॉट एच माइनस जे डॉट ई, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 कर दें, डेल बाई डेल टी ई डॉट ई। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जो म्यू नॉट है अंदर भेज दो, तो 1/2 डी बाई डी टी म्यू नॉट एच डॉट एच जे डॉट ई 1/2 डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ई। ओके, सो अब ये लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये तो एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इन दोनों टर्म को एक साथ रख लेते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं बी, है ना, ये जो पूरा टर्म है वो बी के बराबर हो जाएगा और जो ये पूरा टर्म है वो डी के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो टर्म आएगा वो ऐसा होगा, डेल बाई डेल टी 1/2 नंबर है, आगे पीछे कर सकते हैं, तो जाएगा बी डॉट एच, ओके, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ हाफ डी डॉट ई, इस वाले टर्म को यहाँ लिख दिया, इस वाले टर्म को यहाँ लिख दिया, दिस माइनस जे डॉट ई। इस पूरे टर्म को देखो, यहाँ से डेल बाई डेल टी को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल दीजिए, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ 1/2 बी डॉट एच डी डॉट ई ब्रैकेट क्लोज जे डॉट ई, डन। तो ये हमारे पास आ गया डेल डॉट ई क्रॉस एच का एक कंबाइंड एक्सप्रेशन, एक कंबाइंड एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस इधर कर दो, वो तो फिर मैथमेटिकल जगलिंग है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर वॉल्यूम, या वॉल्यूम इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ से v वॉल्यूम है तो डेल डॉट ई क्रॉस एच इधर हो गया dv, ओके। और क्या कर सकते हैं, क्या एक तरफ माइनस ले ही लें इसको, चलो माइनस ले ही लेते हैं, माइनस हमने ले लिया। तो राइट साइड में आपके पास बचेगा v जे डॉट ई डी वी, जस्ट हमने कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, आगे पीछे कर रहे हैं इसको, और डेल बाई डेल टी हाफ बी डॉट एच प्लस हाफ डी डॉट ई, ये डी वी, ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक डेल है ना, तो वॉल्यूम से सरफेस में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आपके पास है बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डेल डॉट ए डी वी है तो इसको आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो इसको सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस में लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेटर यही होगा, इसको कर लेते हैं। तो जाएगा माइनस
surface integration E cross H ds surface integration is this is J dot E dv, and this is del over del T half B dot H plus half D dot E over dv। ये तीन टर्म हैं हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर। अब बहुत ज़्यादा तो हम डीप में इसमें नहीं जा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ोगे अलग अलग ब्रांचेस में। अभी आप ये समझ लो कि हम इनके मतलब बता देते हैं, और जब इनके मतलब हम बता देंगे तब आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली पॉइंटिंग थ्योरम सामने आ जाएगी। ये जे है, ये ई है, तो ये दिखाता है कि किस तरह से मैकेनिकल मतलब एक तरह से पावर डेंसिटी को शो कर रहा है। ये जो पूरा टर्म होता है इसको हम एक नाम देते हैं पावर डेंसिटी। अब पावर डेंसिटी दिखाता है किस तरह से मैकेनिकल फोर्स जो है वो यूनिट वॉल्यूम में काम करता है। तो पावर इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो ये आप कह सकते हो कि रेट एट विच the mechanical force, the rate at which mechanical force does work on unit volume। कोई हम आर्बिट्री यूनिट वॉल्यूम मान लें तो उसमें किस तरह से ट्रांसफर्ड हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रही है। तो रेट एट विच द मैकेनिकल फोर्स डज वर्क ऑन यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम एक तरह से कहेंगे ये पावर डेंसिटी है। जो दूसरा टर्म है ये वाला लॉन्गेस्ट जो टर्म यहाँ पर दिख रहा है, इसका ये जो होता है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये है। इसमें दो टर्म है, एक ये वाला टर्म मैग्नेटिक पार्ट का है और ये वाला टर्म इलेक्ट्रिक पार्ट का है। तो इसको हम इस हाफ के साथ है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल जो भी कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो दोनों मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फिजिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि किसी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इससे हम कहते हैं कि जिस रेट के साथ, क्योंकि डी बाई डी टी है, तो इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीजेज इन वॉल्यूम, इंक्रीजेज इन वॉल्यूम वी। तो हम किसी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब जो लेफ्ट साइड का टर्म है इसमें तो सरफेस है। जैसे मान लो हमारे पास कोई वॉल्यूम था, किसी एक आर्बिट्री वॉल्यूम माना है, तो इसकी कुछ सरफेसेस भी तो हैं। तो ये अगर पॉजिटिव टर्म है, ये दिखा रहे हैं कि कितनी इसमें पावर डेंसिटी है, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। तो निगेटिव टर्म जो है ये वाला, ये क्या दिखाता है? तो निगेटिव टर्म दिखाता है कि पावर डेंसिटी, या इसको ऐसे करो कि जो आरएच जो ये टर्म है कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड थी वो किस तरह से इसमें से आगे बढ़ रही है, किस तरह से फ्लो कर रही है जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी। तो जैसा कि राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है पावर डेंसिटी, दूसरा टर्म है कितनी इंक्रीज कर रही है स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो आपका जो ये टर्म है लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है वो ये दिखा रहा है कि पावर फ्लो आउट ऑफ वॉल्यूम वाया सरफेस वी ना। तो इसके अंदर पावर डेंसिटी पहला टर्म, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेट, मतलब जिस हिसाब से एनर्जी इसमें आ रही है वो सेकेंड टर्म। तो किस तरह से फ्लो हो रही है इस सरफेस से, जो ये सरफेस है इसकी जो सरफेसेस हैं इन वॉल्यूम के सरफेसेस से किस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो टर्म है ये दिखा रहा है कि फ्लो आउट ऑफ, मतलब एनर्जी का फ्लो।
एनर्जी फ्लो आउट ऑफ वॉल्यूम V वाया सरफेस S। इन सरफेसेस के थ्रू इस वॉल्यूम से कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है। तो ठीक है, एक तरह से कंजर्वेशन जैसा कुछ है हमारे पास कि जो ये पावर डेंसिटी इसके अंदर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इसके अंदर है और किस तरह से एनर्जी उससे फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर अलग तौर पर हम एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं P, या इसको कई बार S से भी डिनोट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है E क्रॉस H। और पॉइंटिंग ने, जो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था और उन्होंने E क्रॉस H को बाकायदा एक वेक्टर के नाम से दिया जिसको कि हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। दिस इज़ द पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर मतलब पावर डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहीं से हमारा ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसी पूरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ही हम पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, यही पूरा है कि और जो ये वेक्टर होता है, दिस इज़ द पॉइंटिंग वेक्टर। तो आप S से डिनोट करो चाहे P से डिनोट करो, इसको हम डिनोट करते हैं E क्रॉस H से। तो ये थ्योरम ये कहती है, एक तरह से इसको बहुत हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर बार बार ये कह रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसमें ये जो डायरेक्शन है, ये सपोज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की डायरेक्शन है, जो कि जो आप प्लेन देख रहे हो इस प्लेन में है। और हम मान लें इसके परपेंडिकुलर जो ये डायरेक्शन है, ये H की डायरेक्शन है। भाई B की डायरेक्शन, B और H एक कांस्टेंट से जुड़े हुए हैं। ये B की डायरेक्शन है, ये E की डायरेक्शन है। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, E क्रॉस H बराबर लिख सकते हो B अपॉन म्यू नॉट, या इसे लिखा सकता है 1 अपॉन म्यू नॉट E क्रॉस B। अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो B कंपोनेंट है इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर, E कंपोनेंट इस स्क्रीन में है। तो E और B का पैरेलल, E और B के परपेंडिकुलर S होगा, यानी S जो होगी वो डायरेक्शन होगी जो E के भी परपेंडिकुलर हो और B के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो S होगा ये वेक्टर K इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि भले ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट X डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक कंपोनेंट Y डायरेक्शन में हो, लेकिन जो एनर्जी है वो Z डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी कि E और B दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है। और इस फ्लो को दिखाने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करते हैं जिसको कि हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। बहुत ज़्यादा हमने बहुत डिटेल में नहीं गए, बहुत डीप डिस्कशन नहीं किया, हालांकि उसकी पूरी गुंजाइश है यहाँ पर करने की, बट दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो जो ये मॉड्यूल 4 है आप लोगों का, इसमें लगभग हमने काफ़ी चीज़ों को कोशिश किया है कवर करने की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जो पिछले 7-8 लेक्चर है, इसमें से कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, ये सब कुछ मिला करके कंबाइन एक पूरा इंजीनियरिंग फिजिक्स का मॉड्यूल है जो AKTU फॉलो कर रहा है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टार्ट द लेज़र। अगला टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे लेज़र एंड ऑप्टिकल फाइबर वगैरह को हम लोग पढ़ेंगे, एक यूनिट वो भी है। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।